नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो आर्थिक नीतियों पर सवाल क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, क्योंकि वो मानते हैं कि रैंकिंग से कुछ नहीं होता है, बल्कि भारत के प्रति व्यक्ति आय में जब तक 8 गुना की बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। और इसी के साथ उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वो विविधता लाए खेती के तरीकों में, और कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में जो उनकी भूमिका है वो ही निर्णायक भूमिका बन सकती है। हालांकि शिवराज चौहान जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि रिकॉर्ड कृषि उत्पाद हो रहा है। एक तरफ एक रिपोर्ट भी देखी गई है जिसमें ग्रामीण इलाकों में सुधार में, उपभोग में, वस्तुओं के इस्तेमाल में जो है सुधार की एक अच्छी खबर सामने आई है। लेकिन जब जगदीप धनखड़ कहते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि रैंकिंग से कुछ नहीं होता है, और भारत सरकार के ये दावे कि हम तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो क्या जगदीप धनखड़ मोदी सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं, या फिर उनके विचार अलग हैं, या फिर उन्होंने किस हिसाब किताब से भारत के प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना बढ़ोतरी की आशा व्यक्त की है, या फिर सुझाव दिया है? कुछ सवाल हैं। इससे पहले कि अपने दर्शकों के सामने उन सवालों को, उन तथ्यों को रखें, हम चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ ने जो वाकई में बात कही है वो अपने दर्शकों के सामने रखें कि माननीय भारत के उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने, उन्होंने कहा क्या है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो ये बयान देखिए, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का है। अर्थव्यवस्था की रैंकिंग से कुछ नहीं होता है, असली विकास तो लोगों की आय से निर्धारित होता है। अगर भारत को विकसित होना है तो उसके नागरिकों की आय में 8 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये तो एक स्टेटमेंट जगदीप धनखड़ ने दी है भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी रैंकिंग को लेकर कि क्या वाकई हमें खुशी मनानी चाहिए, असली विकास ये है या नहीं है, और लोगों की आय में बढ़ोतरी, और वो भी 1-2% नहीं बल्कि 8 गुना की बढ़ोतरी का सुझाव या फिर कैलकुलेशन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगा रहे हैं। तो कुछ सवाल निकल कर आ रहे हैं जो कि लगातार भारत की चौथी जो रैंकिंग है वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसके बाद से उठाए जा रहे हैं, उन पर बहस हो रही है। इसलिए हम फिर से चाहते हैं कि अपने दर्शकों को इन सवालों से अवगत कराएं, इन तथ्यों से अवगत कराएं कि आज जो बात हो रही है कि क्या जगदीप धनखड़ का ये बयान सामने आया है, क्या उनके विचार सरकार से मेल नहीं खाते हैं। पहली बात तो यही समझने की कोशिश करेंगे आज स्ट्रेट टॉक के जरिए, अपने आज के मेहमानों के जरिए, अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। और फिर क्या भारत में प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना बढ़ोतरी इस वक्त ये जो मौजूदा सरकार की नीतियां हैं उसके जरिए, उसके आधार पर संभव भी है? बड़ा सवाल ये बना हुआ है। रिकॉर्ड कृषि उत्पाद, इसके बावजूद जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि किसानों को जो है विविधता लानी होगी कृषि के तौर तरीकों में, और कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में ही जो उन्होंने भारत के भविष्य को रेखांकित किया है। क्या केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे में मिलकर काम कर पा रही हैं? नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि अगर हम मिलकर काम करें तो लक्ष्य असंभव नहीं है, संभव है। क्या भारत में सरकारी खर्चे में कटौती की मांग होनी चाहिए? अगर कुल मिलाकर तस्वीर को देखें कि सरकारी का कामकाज का जो तौर तरीका है, उसके खर्चे की जो भारी भरकम लिस्ट सामने आती है, उस पर भी सवाल ज़रूर पूछे जाने चाहिए। इसलिए जब भारत के विकसित होने की बात होती है तो क्यों ना इस पर भी चर्चा ज़रूर की जाए। हमारे आज के जो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील सिन्हा जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, मुकुल त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्ट्रेट टॉक के मंच पर। सबसे पहले सुनील सर, आपसे ही मैं समझना चाहूँगी, आपने उपराष्ट्रपति की बात सुनी है। वो कहते हैं रैंकिंग से कुछ नहीं होता, वो हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत है उसकी बात कर रहे हैं। आप उनके बयान को कैसे देख रहे हैं? भारत के आम लोग उपराष्ट्रपति के इस बयान को कैसे लें? जी देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आज के दिन में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये अपने आप में एक खुशी की बात है। जी पर साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो ये अर्थव्यवस्था जो इतनी बड़ी है या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है,
तो उसमें जो लोगों की आय है वो किस हिसाब से बढ़ी है। वो ऐसा तो नहीं है कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा अमीर होते गए और गरीब लोगों को इस विकास का कोई खास जो है फायदा नहीं हुआ। तो हम्म। ऐसे में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। जी। और वो अगर इनइक्वालिटी जो है अगर किसी भी सोसाइटी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाती है तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात नहीं है। हम्म। तो मेरे हिसाब से जो उपराष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जो हैं उनका जो एक किस्म से इंडिकेशन है वो उस दिशा में है हम्म। कि जिस तरीके से हम अर्थव्यवस्था या ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसी तरीके से हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करनी पड़ेगी, जी। ताकि जो हर तबके के लोग हैं उनको इस विकास का में भागीदारी मिले और उनको इस विकास से फायदा हो। अगर हम्म। ये विकास टिल्टेड है किसी खास विशेष वर्ग की तरफ और दूसरे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में हम अपने आप को विकसित नहीं कह सकते। अगर हम इस समय की ही स्थिति को मद्देनजर रखें तो भारत आज के दिन में जो है जिसे हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री डिफाइन करते हैं या वर्ल्ड बैंक जिसे लोअर मिडिल इनकम कंट्री डिफाइन करता है, हम उसमें हैं। जी। तकरीबन हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2350 डॉलर के आसपास जो है वो आकी जा रही है। जी। जी। पर अगर हमें विकसित बनना है तो ये आय जो है कम से कम $14,000 या $15,000 के आसपास होनी चाहिए। तो हम्म। उस हिसाब से जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर विकसित होना है तो हमें वहां तक पहुंचना है। हम्म। सिर्फ जो है ग्रोथ की तरफ ध्यान देने से ही नहीं हम्म। होगा, हमें प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ानी है। परंतु इसमें भी एक विरोधाभास छुपा हुआ है कि प्रति जी। व्यक्ति आय तो तब भी ज्यादा होगी अगर इनइक्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि आप टोटल इनकम को डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से तो फिर भी आपको मिलेगा। जी। पर जो महत्वपूर्ण जो बात समझने वाली वो है वो ये है कि अगर हर तबके का इंसान इसमें भागीदार बनता है और हर व्यक्ति को जो है विकास का जो है फल मिलता है, हम्म। तो ऐसी स्थिति में जो विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं जी। वो संभव हो पाएगा। और आज की स्थिति में और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत की स्थिति ये है कि अगर आज भी हम 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं, इसका हम्म। मतलब ये है कि उनके पास जो है जीविका का साधन नहीं है, वो अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वो अपनी कमाई से पूरी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम्म। चौथी अर्थव्यवस्था बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, परंतु विकसित भारत की रूपरेखा के अनुरूप ये नहीं बैठता। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं, इससे पहले कि मैं मुकुल जी के पास जाऊं और समझने की कोशिश करूं कि उपराष्ट्रपति वाकई में क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इनइक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या उनके विचार मोदी सरकार की नीतियों से मेल नहीं खाते हैं, या फिर वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रैंकिंग से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको नीतियों को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में अब जिस तरीके से असमानता बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं भारत के विकास पर या फिर विकास की के रास्ते में मंजिल में जो है एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे अपने सवालों के साथ। दर्शकों से अनुरोध जुड़े रहिए, जस्ट टीवी पर लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया है उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत की रैंकिंग जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की इस रैंकिंग से भारत के लोगों को वाकई कितना खुश होना चाहिए, और क्या इसमें हर एक भारतीय नागरिक की सहभागिता है, हिस्सेदारी है भी कि नहीं, और क्या सरकार इसे सुनिश्चित करने की कोशिश करती भी दिखती है, उसकी नीतियाँ कहाँ पर खड़ी दिखती है। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। मुकुल जी, मैं समझना चाहती हूँ कि जगदीप धनखड़ आमतौर पर मोदी सरकार की नीतियों का गुणगान करते हुए ज़्यादा दिखते हैं। ऐसे में जब वो आर्थिक रैंकिंग को लेकर कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें प्रति व्यक्ति आय पर फोकस करना चाहिए, तो इसे कैसे ले भारत के लोग? जी
नेहा जी देखिए, जो बात बोली है वो बात में दम है, जाहिर बात है हम्म। कि इसको लेकर बहुत ज्यादा कुछ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। कि हम लोग इतना ज्यादा कि जिस देश की जनसंख्या 145 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हो गए हैं। और हमारे यहाँ किसान ही आज की डेट में जो गांव है वही भारत है। आज भी ये हो गया है कि हम कितनी भी तरक्की कर ले, जी। लेकिन किसानों की संख्या गांव में बहुत, मतलब जो एक जो हम लोग के परिप्रेक्ष्य में अगल बगल आप देखिए तो किसानों पर ही भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर है। जी। और उसको लेते हुए जो बात बोली गई है बिल्कुल जेन्युइन है। और इसमें अगर जापान को आप देखिए, जो जिसको हमने क्रॉस किया, तो जापान की जो आय, किसानों की बात मैं कर रहा हूं, ये तकरीबन तकरीबन आपकी आ जाती है $15,661 पर एनम। और भारत कहां पे टिका हुआ है? भारत है 2.88। इसमें सारे किसान हैं। आप जिसके पास 1 बीघा जमीन है, जैसे यूपी में चलता है 1 बीघा, बिस्वा चलता है, तो कहीं 2000 स्क्वायर फीट में भी लोग गोभी सब्जी उगा लेते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, छोटे किसान। तो ये जो हम लोग क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसी प्रॉब्लम को सरकार को करना चाहिए, उसका कोई सलूशन। क्योंकि विदेशों में खेती व्यापक स्तर पे होती है, सरकार की बहुत मदद मिलती है। हमारे यहाँ चूंकि हम लोग आबादी ज्यादा, जमीनों के टुकड़े बहुत कम है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसके पास जितना उसी में खेती कर रहा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया देखिए आप अमेरिका देखिए आप, या कहीं पे भी आप जाइए दुनिया में, तो वो बड़े लंबे लंबे उनके खेत होते हैं, बहुत एक जगह पे होते हैं, वो जो खेती करते हैं प्रॉपर करते हैं, और सरकार की मदद बहुत मिलती है। जी। यहां दिक्कत यह है कि यहां हमारे यहां सबसे बड़ी बात जिस पे किसी का दिमाग नहीं जाता, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रीढ़ की हड्डी में घुस गया है। इसको निकालना नामुमकिन है। मैं खुद रिपोर्ट, मैं पर्टिकुलर बीट देखता था एग्रीकल्चर, और मैंने देखा है डिपार्टमेंट किस तरह से किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में कमीशन खाता है। आपके जब आप ये स्टेट यूनियन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? जी देखिए, एग्रीकल्चर आप स्टेट को लीजिए चाहे आप यूनियन को लीजिए, जी, एग्रीकल्चर होता है, दोनों की पॉलिसीज अलग अलग होती है। कुछ चीजें केंद्र भेजता है जिसमें सरकार का अपना एक भागीदारी होती है, सरकार अपना हिस्सा लगाती है, और अंतिम जो हमारा जो बेनिफिशियरी है वो किसान ही होता है। तो हमको इसमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कि स्टेट कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट रहे। ये आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। दाम बढ़ने से छोटा किसान मर चुका है, ये जान लीजिए। उसको ये नहीं पता रहता कि आज हम खेत उगा रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं उसको हमको कितनी लागत मिलेगी, श्योरिटी नाम की चीज नहीं रहती। अगर मान लीजिए खुदा नाश्ता बाढ़ आ जाए, ओला पड़ जाए, तो उसको क्लेम लेने के लिए भी घूस देनी पड़ती है आज की डेट में। जी। आप ये चीजें भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है। तो डिपार्टमेंटल जो करप्शन है, ये खत्म करना बहुत जरूरी, खासकर एग्रीकल्चर में। और जो दाम बढ़ रहे हैं वो आप भी जानती है, 14 से लेके अब तक में क्या डीएवीपी का दाम बढ़ा, क्या आपके डीजल का दाम बढ़ा, 15 से 40% तक हाइब्रिड बीजों के दाम बढ़ गए। आपको पुरानी फसलें जो हमारे यहाँ चली आ रही थी सालों से, वो चीजें अब गवर्नमेंट प्रपोर्ट कर रही, चाहे ज्वार हो बाजरा हो, लेकिन किसानों को अंतिम जो पायदान पे खड़ा है उसको वो फायदा नहीं मिल रहा है। और इसीलिए शायद, क्योंकि धनखड़ जी की अब उम्र हो रही है, और धनखड़ जी को होता क्या है कि उम्र के बाद आदमी की आत्मा हो सकता है जागती है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनको लगा होगा कि हमारी सरकार की अभी तक सब तारीफ कर रहे हैं, तो हमको भी सच बोलना चाहिए। तो उन्होंने ये सच बोला है, और वास्तव में इससे बिल्कुल सहमत है कि ये इतना पीठ थपथपाने की बात नहीं है। जहां पे जो अभी बात की सर ने, बिल्कुल ठीक बात की। ये आखिरकार ये जो, अगर मान लीजिए पर कैपिटा इनकम भी अगर बता रहे हैं लोग, किसान की छोड़ दीजिए, हम पर्टिकुलर एक आम भारतीय की बात करें, तो वो कौन है? क्या सारे लोग 2,300 या 700 जो भी है डॉलर, वो क्या एनुअल कमा रहे हैं? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी सैलरी 7,000, 8,000, 10,000 रुपए है। ऐसे आपके बगल में बहुत सारे लोग होंगे। तो ये उस वर्ग के तो आते नहीं, ये तो पूरा एक डाटा बनाया जाता है, उसमें अडानी भी है, अंबानी भी है, जो देश की कितने परसेंट प्रॉपर्टी को और उसपे ये लोग आय पे कब्जा किए हुए हैं। तो बड़े इंडस्ट्रीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनका बिजनेस है। लेकिन इसको पूरे में देखना गलत होगा। वही बात इन्होंने की है कि आप पहले नंबर पे बन जाइए और 80 करोड़ लोगों को आप राशन खिलाएंगे, तो
तो किस बात के आप फिर 2047 में आप कहते हैं कि हम विकसित बन जाएंगे? ऐसा हाल फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा। जी जी बिल्कुल मुकुल जी, ये बात तो स्पष्ट है कि जब बात भारत की आबादी की आती है और फिर जब इस आंकड़े को देखा जाए तो कैसे देखा जाए कि वाकई जापान की इकोनॉमी से हमारा मुकाबला है या नहीं। जो डेटा मुकुल जी ने जापान के किसानों का यहाँ पर उनकी आय का रखा है। सुनील सर, आपने कहा कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय के दृष्टि से भी देखें, जो उपराष्ट्रपति ने कहा कि 8 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए, हो सकता है कि ये भविष्य में संभव भी हो जाए, लेकिन बात असल जो समस्या है, जैसा आपने भी माना है और इससे पहले हमने लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को, इसकी नीतियों को समझने की कोशिश की थी, तो यही निकल कर आता है कि असमानता, आर्थिक असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो असल मायने में भारत का विकसित होना संभव नहीं है। तो ऐसे में प्रति व्यक्ति आय पर फोकस करना, इस बात को रखना उपराष्ट्रपति की तरफ से, इसे आप कैसे देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ विचारों से मेल ना खाना, यही वो लोगों से कहना चाहते हैं कि इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, या वाकई वो भारत की आर्थिक नीतियों में सुधार की कोशिश या फिर उम्मीद लगा रहे हैं? जी देखिए, इस समय जो डिबेट कह लीजिए या जो नैरेटिव है वो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर केंद्रित है कि विकास की दर कैसी है। आप अगर 6% से 6.5% से ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आप इस रेट को थोड़ा एक्सेलरेट करें, अगर 7% 8% के रेट पे ग्रो करेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे? क्या अगर उस हिसाब से आप ग्रो करेंगे तो 2047 में आप एक विकसित जो भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं, हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? तो सारा डिबेट इस चीज के ऊपर केंद्रित है। और इसमें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है या जो ग्रोथ है, उसमें हर लोगों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, या जो लोग गरीब हैं उनको ज्यादा ऊपर आने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो घटेगी। कहने का मतलब जो फासला एक गरीब में और एक अमीर में इस देश में हुआ है, और वो जो पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्या आप उसको कम कर पाएंगे? नहीं कम कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और मेरी समझ से इस समय अगर किसी ने ध्यान ग्रोथ से हटाकर इस चीज के ऊपर केंद्रित करने की कोशिश की है कि आप पर कैपिटा इनकम की भी बात करें, तो हम पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नॉट द आंसर टू रियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी एक किस्म का एवरेज है कि भाई इस देश में इतना जो है टोटल इनकम हो रहा, उसको आपने यहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो एक एवरेज इनकम क्या? तो एवरेज इनकम जो है वो देश के जो तमाम लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव इनकम नहीं हो सकता है। उसमें अगर ऊपर के लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है और नीचे की लोगों की इनकम कम है, तब भी आपको एक एवरेज इनकम ऐसा मिलेगा जो ऐसा लगेगा कि अच्छा इनकम है। लेकिन वो जो है सही मायने में जो देश के अंदर जिस किस्म की इनकम इनइक्वालिटी है, उसको सही मायने में दर्शा नहीं पाएगा। पर चलिए, बहरहाल हम अगर इस मुद्दे को छोड़ भी दें तो भी पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और ये पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हर तबके के लोगों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर के तबके के लोगों को 8% का ग्रोथ मिल रहा है और नीचे के लोगों को जो है वो 2% का ग्रोथ मिल रहा है, तो वो खाई बढ़ती जा रही है। अगर उनका इशारा इसकी तरफ है तो ये एक मेरी समझ से डिबेट को सही दिशा देने की कोशिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो देश की आर्थिक नीतियां जो इस समय चल रही हैं उससे बिल्कुल सरोकार नहीं रखते हैं, पर आप साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो साथ ही साथ जो ये मुद्दा है, क्योंकि अपने आप में ग्रोथ जो है वो इनइक्वालिटी को नहीं कम करता है, और देश के अंदर अगर व्यवस्था इस किस्म की बनी हुई है जिससे कि जो कैपिटल ओनर है, जिसके पास कैपिटल है, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है और जो लेबर कर रहा है उसको कम पैसा मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसको भी साथ ही साथ करेक्ट करने की जरूरत है। तो मेरी समझ से अगर इशारा इसकी तरफ है तो ये एक सही इशारा है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो सोशल जो है अनरेस्ट भी हो सकता है।
बिल्कुल, और वो हमने हाल के दिनों में बल्कि बार बार ऐसा देखा है कि सोशल अनरेस्ट अलग अलग प्रदर्शनों के रूप में या फिर हिंसक होते प्रदर्शनों के रूप में सामने आते रहते हैं। कई राज्यों में हमने देखा कि हिंसक घटनाओं की वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। एक ब्रेक लेते हैं, इसके साथ ही एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ सवाल बाकी हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कारोबारियों से अपील करते हैं, भारत के परिवारों से अपील करते हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर यानी कि भारत के विकसित भारत के लक्ष्य में आपको भी योगदान देना है तो विदेशी चीज़ें मत खरीदिए, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करिए। तो अलग अलग ये जो प्रधानमंत्री की अपील है और अब उपराष्ट्रपति की अपील है, इसे कैसे ले भारत की जनता, क्योंकि बात आर्थिक ताकत की हो रही है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि आप विदेशी चीज़ें मत खरीदिए, फिर उसके अगले दिन उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय 8 गुना बढ़नी चाहिए, तभी विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा आर्थिक नीतियों पर ये जो बहस चल रही है या फिर अपील हो रही है, इसमें भारत के लोगों का योगदान कैसे हो या फिर नीतियों में जो एक सुधार होनी चाहिए उसको वाकई सरकार गंभीरता से ले रही। मुकुल जी, अब तक की जो चर्चा सामने निकल कर आ रही है, उपराष्ट्रपति का बयान कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत में लेकर जाता है आपको। जैसा कि आपने कहा कि उपराष्ट्रपति क्या कहना चाहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वो किसानों के योगदान की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहा है अपने उत्पाद के सही मूल्य के लिए, लेकिन इसके बावजूद किसानों को क्या सही मूल्य मिल पा रहा है, क्या उनको वाकई में फ़ायदा हो पा रहा है? जगदीप धनखड़ के बयान का एक हिस्सा ये है कि किसानों को जो है परंपरागत खेती से हटकर विविधता को अपनाना चाहिए। विविधता के नाम पर क्या किसानों को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्योंकि अगर किसानों के प्रतिनिधि जो लंबे समय से मांग करें, सरकार तो सीधा सीधा उनसे चर्चा भी नहीं करना चाहती, डायलॉग भी नहीं करना चाहती, तो फिर जब नीतियों की बात आती है तो किसानों का जिक्र, जब किसानों से मिलने की बात आती है तो राजनीति का जिक्र, ये इस तरह की क्या स्थिति है, ये कंफ्यूजन कैसी है मुकुल जी? जी देखिए, बिल्कुल सरकार का जो किसानों के प्रति अगर जो किसान जिस तरह से अपनी मांगे उठा रहे हैं या एमएसपी को लेके या जो भी चीजें उनकी चल रही है, वो अगर एक टेबल पे बैठ के अगर बात की जाए तो शायद उसका कोई हल भी निकले। लेकिन जब बैठना ही नहीं आपको, और किसान आंदोलन 2 बार हुआ, तीसरी बार भी अभी भी चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि किसान सब एकदम बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है कि सरकार जब अपनी कमियां छुपाती है। पहले पुराने जमाने में होता था कि क्रिटिक्स को बड़ा राजा भी ऐसे लोग रखते थे जो उनकी कमियां बताएं। आज की डेट में जो राजा है वो ये नहीं चाहता कि हमारी कोई कमी बताए, और जो कमी बताए उसको फिर उसकी ऐसी तैसी कर दी जाए। इंटरनेशनल फोरम में भी अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो जितने भी डाटा सरकार दे रही है वो सब संदेह के घेरे में आ रहे हैं, कुछ को छोड़ के। बेरोजगारी को लेकर, किसानों की आज हम चर्चा कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्याओं का जो मामला है, विश्वास मानिए महाराष्ट्र से लेके हर जगह ये एफआईआर तक नहीं हो पा रही। अगर कोई सुसाइड भी कर रहा है तो उसको एफआईआर नहीं माना जा रहा है, और उसको नहीं दर्ज किया जाता तो कोई आंकड़ा देना ही सरकार ने बंद कर दिया। बेरोजगारी में भी बंद कर दिया है जी। अब जो आंकड़े अगर कोई फॉरेन के इंस्टीट्यूट मांगते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके विवाद हो रहे हैं, चाहे वो कोविड को लीजिए, चाहे आप मेडिकल हेल्थ को लीजिए, आप अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की भी बात करते हैं तो यहां तक आरोप लगे कि सरकार अपने जो उनके वो है पैरामीटर्स है उनको कम करके बताती है ताकि विश्व पे उनका एक दबदबा बना रहे। तो ये चीजें जब चल रही है तो कैसे हम मतलब सरकार के आंकड़ों पे विश्वास कर सकते हैं? और सरकार को जिस तरह से किसानों को विदेशी जैसे फॉरेन में जो सुविधाएं दी जाती हैं, किसानों को नंबर 1 पे जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत सुविधाएं दी जाती है। उनको गवर्नमेंट डिफरेंट जो नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो नई इजाद करी जाती है, चीजें एग्रीकल्चर में क्या नया किया जाए उनसे अप टू डेट करती है, और वहां के किसान उस हिसाब से तैयार किए जाते हैं। यहाँ परंपरागत खेती से अगर 1 बीघे में
2 कुंटल गेहूं निकल रहा है, तो 2 कुंटल पे ही वो किसान टिका हुआ है, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो वो फिर बर्बाद हो गया। वो लेखपाल के चक्कर काटेगा, वो उधर काटेगा, वो उधार का जो सिस्टम है, जो कर्ज का सिस्टम है, ये किसान को नीचे घुन की तरह खाया जा रहा है। जी। सरकार को सबसे पहले किसानों की जो जो इनके ऊपर कर्ज है, वो कर्ज माफ अगर करे तो बहुत बड़ी चीज होगी देश के लिए। जी। ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि आप इतने जो उद्योगपति हैं, अनिल अंबानी का आप पैसा माफ कर सकते हैं, आप बड़े बड़े लोगों का आप वेव ऑफ कर सकते हैं, तो क्या किसानों का आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप एक किसानों का कर दिए, अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा, और किसान फिर कुछ कर, तब आप उसके बाद आप कहने के लिए हो जाएंगे, और किसान भी पीछे से छूट जाएगा कि हाँ, हमें अब पीछे मेरे कोई बोझ नहीं है। उससे किसान को बहुत मदद मिलेगी। आप उसकी स्पाइनल तैयार कर देंगे जो अभी टूटी हुई है। बिल्कुल। सुनील सर, मैं समझना ये चाहती हूँ कि जिस डाइवर्सिटी की बात उपराष्ट्रपति भी कर रहे थे कि खेती में विविधता को अपनाया जाना चाहिए, चलिए अपनाया जाना चाहिए, ये सही बात है, सही सुझाव है, लेकिन परंपरागत खेती यानी कि जो रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जो मूल दो खाद्यान्न है, गेहूं और धान चावल, इनकी खेती कितनी ज़रूरत है, और रिकॉर्ड उत्पादन भारत की आबादी के लिए, उसकी थाली में खाने के लिए कितना ज़रूरी है? और विविधता का हवाला सिर्फ और सिर्फ किसानों की मांग से ध्यान हटाने के लिए, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम इस मांग को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए बहस का ये एक नया सिलसिला हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या विविधता पर जो ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और इसकी ज़रूरत नहीं है? जी देखिए, जो विविधता की बात की जा रही है उसका संदर्भ जो है वो ये है कि भारत के कुछ प्रांतों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी प्रांतों में, पर कुछ प्रांतों में जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो असंतुष्ट हैं, और उन्होंने समय समय पर अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया है, और लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे रखने की कोशिश कर जी रहे हैं। जी और इन्हीं प्रांतों में हम ये भी देखते हैं कि इन प्रांतों में जनरली जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है। उनको हम फूड बाउल ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। तो पर साथ ही साथ दिक्कत ये आ रही है कि इन प्रांतों में जो एग्रीकल्चर है वो अब रेम्युनरेटिव जितना पहले था उतना नहीं है, और जिसकी एक वजह ये है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसमें स्टैग्नेशन आ गया है, और साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस हिसाब से जो है उनको समर्थन मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये एक स्थिति बनकर आ रही है। तो ऐसे में इन किसानों को ये सलाह दी जा रही है कि भाई, जब दूसरे प्रांतों में, जैसे कि एक समय मध्य प्रदेश जो है वो नेशनल पूल जो है फूड, उसमें कोई कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था, लेकिन आज वहाँ पे जो खेती है उस वो इतनी विकसित हो चुकी है कि वहाँ के फार्मर्स भी आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल को हो सकता है यही स्थिति जो है देश के और कई प्रांतों में हो जाए, अगर आप वहाँ पे जो है इरिगेशन या और तमाम जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वर्क है उसकी सुविधा प्राप्त करें। पर ऐसे में अगर दूसरी जगहों पे उस किस्म की चीज़ें उगाई जा रही हैं जो कि वहाँ के संदर्भ में ज़्यादा रेलेवेंट है, जैसे अगर चावल की खेती यूपी में और बिहार में की जाए तो वो वहाँ के धरती के हिसाब से ज़्यादा जो है वो अनुचित है एज कंपेयर टू पंजाब या हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो खेती होती है वो उसके लिए आपको जो है जमीन के नीचे से पानी निकालना पड़ता है। और ये जो है ये रेन फेड जो एरियाज हैं, सॉरी रेन फेड प्लस जो नदियों का जो एरिया है उसकी वजह से यहाँ पे वाटर टेबल उतना डिप्लीट नहीं होता। तो इन सब वजहों से जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, और अपने आप में डाइवर्सिफिकेशन कोई बुरी चीज नहीं है, पर दिक्कत ये है कि उस डाइवर्सिफिकेशन को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब तक कि आपके पास एक ऑल्टरनेट रूपरेखा नहीं हो। मतलब इस समय किसानों के पास एक जो आय का साधन है कि अगर वो
दो फसल उगाते हैं, गेहूं और चावल, तो उनसे उनकी आय होती है। जी। अगर आप कहते हैं कि आप चावल मत उगाइए, गेहूं मत उगाइए, ऑल्टरनेटिव क्रॉप उगाइए, तो हम्म। ऑल्टरनेट क्रॉप के ऊपर जो है आपका जो एमएसपी है या जो समर्थन मूल्य है, या उनको आप कैसे एश्योरेंस देंगे कि अगर वो चीज उत्पादन होगा तो उसका आपको सही मूल्य मिलेगा और आपको जो है आपकी आय जो है बरकरार रहेगी या पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर सुनील तो ये सर, कई सारी एक चीजें बात जो यहाँ है पे वो। है कि जो भारतीयों का भोजन है उसमें ये दो ही स्टेपल फूड है, दोनों ही। और किसानों की आय अगर इतनी कम है, लागत ज़्यादा हो गई है, तो वो अपनी थाली में गेहूं से बनी रोटी भी चाहता है, वो अपनी थाली में धान से बना चावल भी चाहता है, और इसीलिए वो खेती करता है कि हो सकता है कि उसकी थाली में जो ये दोनों चीज़ों की कमी ना पड़े। बात दूसरी चीज़ों की खरीदारी में किसान फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ या फिर जो संयमित अपना खर्चा कर सकता है, लेकिन इन दो स्टेपल फूड को कैसे कंट्रोल कर सकता है? क्या ये भी एक नहीं मजबूरी हो सकती है? जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि स्टेपल फूड का ग्रोथ जो है, प्रोडक्शन जो है, अब ये जो खास दो राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, या जी। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, उसके अलावा भी कई और जगहों पे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पंजाब के फार्मर्स या हरियाणा के फार्मर्स कुछ और चीज़ों की खेती करते हैं तो हम्म। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास गेहूं या चावल की कमी हो जाएगी। हम्म। लेकिन ये भी जो चीज़ है ये बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से करनी पड़ेगी, कि क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने अचानक ही जो है फार्मर्स को डी इंसेंटिवाइज कर दिया हरियाणा और पंजाब में गेहूं और चावल उगाने से, जी। और जितना उन्होंने कमी लाई उगाने में उतना कहीं और से कॉम्पेंसेट ना हो पड़ा। तो बिल्कुल। ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ ये है कि अगर आप उनको डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि भाई वो चावल और गेहूं ना उगाएं, तो फिर क्या उगाएं? बिल्कुल। बिल्कुल, कई कई तस्वीरें हमने देखी हैं कि अगर आलू की बम्पर फसल हो जाती है, टमाटर की बम्पर फसल हो जाती है, प्याज की बम्पर फसल हो जाती है, तो उनको सड़कों पर फेंकना पड़ता है। मूंगफली, एक किसान बारिश की वजह से अचानक तेज़ प्रवाह आया और उसकी मूंगफली की फसल सड़क पर पूरी बह के निकल गई, तो वो किसान लाचार दिखता है। तो ऐसे में सरकार की व्यवस्थाओं और सरकार की खरीद के इंतज़ामों पर सवाल भी खड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि किसान के फसल के दामों पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कमी कहाँ है और सबसे बड़ी गलती कहाँ है, जिसको सुधारने की कोशिश क्या सरकार कर रही है, नीतियों में सुधार। क्योंकि 11 साल से अधिक का वक्त हो गया है, तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में है, और आर्थिक नीतियों पर अब भी बहस चल रही है, क्योंकि असमानता लगातार चौड़ी होती जा रही है इसकी खाई। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं मुकुल जी के पास। मुकुल जी, बात अगर भारत की हो रही है तो भारत के राज्यों को मिलाकर ही भारत है। राज्यों के साथ केंद्र का जो रवैया रहा है, और अभी एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है, पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, उन्होंने चुनावी रैली की, तो इस दौरान सवाल उठाया गया कि पहले पश्चिम बंगाल की बकाया राशि जो कि करोड़ों में है उसे तो दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों पर सवाल उठता है, लेकिन ये जो केंद्र और राज्य के बीच तनातनी चलती है, क्या इससे भी आर्थिक विकास रुकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं रुकेगा। जब आपको जो आपके टैक्सेस, जीएसटी का जो आपका हिस्सा है, टैक्सेस में जो आपका हिस्सा रहता है वो लाखों लाख मतलब उसमें रहता है, वो कोई छोटा अमाउंट नहीं रहता। उससे पूरे राज्य की काफी वित्तीय स्थिति मतलब समझ लीजिए कुएं में चली जाती है। अगर सरकार पैसा नहीं देती, वो लोग कैसे काम करते हैं। ये हर जगह का हाल है, जहां पे सत्ता जो है वो अगर चाहती है तो उसको उतना पेमेंट देती है जितने में उसका काम चल सके, जबकि बकाया उसका कई गुना ज्यादा रहता है। तो ये चीजें आपके सब पे, सारी पॉलिसीज पे, सरकार कोई अगर राज्य सरकार अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती है तो पता चला पैसा ही नहीं है, और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि खजाना खाली है। तो खजाना खाली रहने पे कुछ सरकार की, राज्य सरकारों की अपनी भी कुछ वो रहती है कमियां, और साथ में सबसे बड़ा रहता है कि केंद्र सरकार का वो हिस्सा आज भी, अगर आप गूगल कर लीजिए, कोई भी दर्शक में, बहुत पैसा, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए बकाया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो सरकार पैसा देती नहीं जल्दी। हम लोग आज जैसे बात, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। भारत विकसित राज्य, विकसित देश बनने के बिल्कुल सारे नेता कहते हैं कि हम बन जाएंगे, मोदी जी बार बार कहते हैं, लेकिन भारत के किसान और जो अमेरिका का किसान है, दोनों में नेहा जी बहुत अंतर है। भारत में 60% एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं और अमेरिका में मात्र 23% है।
और वहां पे ऐसे नहीं किसान वो खेती होती, वहां पे बाकायदा इसको होता है कि वो लोग पढ़ाई करके तब इस प्रोफेशन को चुनते हैं। जी। और वहां पे साल भर आपका, जैसे एक फसल होती है उसके बाद सॉइल टेस्टिंग होती है, हर तरह से वो लोग उसमें जिसे कहते हैं एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं। जी। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो परंपरागत, जैसे बाप किसान है नहीं पढ़ पाया, बेटा भी नहीं पढ़ पाया, उनके पुश्तों से वही चले आ रहे हैं और साथ में सूखा मार उन सबको झेलते हुए ये इसी तरह से। हाल ही में भी एक घटना हुई जिसमें महाराष्ट्र में किसान ने बोला कि मेरी फसल खराब हो गई, अगर आप मुझे मुआवजा नहीं देते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये तो ऐसा मामला था जो मीडिया में आ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो कर्ज के कारण बैंकों से, साहूकार जो उनके गांव में रहते हैं उनसे पैसा लेते हैं और नहीं दे पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये चीजें देश के लिए, खासकर किसानों के लिए बहुत चीजें खराब होती हैं। और सरकार को इस खाली अगर एक बार किसान को मजबूत करेंगे तो जाहिर बात है कि देश की अर्थव्यवस्था, हर बार सीजन अच्छा चला गया तो भारत की बताते हैं कि भाई जीडीपी पे भी असर पड़ता है, किसानों के जो बाइंग कॉस्ट होती है वो होती है, उनकी कैपेसिटी होती है, खरीदारी का जो होता है वो बढ़ जाता है और बाजार में पैसा आता है। ये चीजें अब आने वाले समय में जैसे मानसून पे डिपेंड रहता है और किसान भी अपने किस्मत पे जो डिपेंडेंसी रहती है वो यहाँ और अमेरिका में अंतर है। भारत में भले ही खेती आपकी हो अच्छी, आप कृषि प्रधान देश है, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से खेती होती है उसमें वो नंबर 1 है और बाकायदा किसानों को उसी हिसाब से, जितना यहाँ अधिकारियों को सम्मान दिया जाता है वहां एग्रीकल्चर को और उसी हिसाब से उनको फंडिंग भी की जाती है और मदद भी की जाती है। तो ये चीजें बहुत अंतर करती हैं भारत और अमेरिका के उसमें पक्ष में। जी बिल्कुल। अगर भारत को विकसित करना है तो भारत के किसानों को सुदृढ़ बनाना होगा, उसकी लागत से ज़्यादा जो है आय को करना होगा, ये लक्ष्य रखना होगा। सुनील सर, कुछ समय शेष रह गया है तो मैं समझना चाहती हूँ, अगर ग्रामीण इलाकों को ही फोकस किया जा रहा है इस वक्त, अगर विमर्श ऐसा निकलकर सामने आ रहा है कि ग्रामीण इलाकों में सुधार की आवश्यकता ज़्यादा है, इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है कि ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ गई है, ये एक अच्छा संकेत है। मॉनसून समय से पहले आ गया है, मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन पहले आ गया है, ये एक अच्छा संकेत है। तो बहुत सारे अच्छे संकेत तो आ रहे हैं और शिवराज चौहान कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कृषि उत्पाद भी हो गया है। तमाम अच्छे संकेतों के बावजूद क्या आपको लगता है कि ग्रामीण जो इलाके हैं या फिर जो लोग हैं उनकी जेबों में पैसा पहुंच पाएगा जो वर्तमान नीतियां उनके जरिए? जी देखिए, अगर एग्रीकल्चर या जो कृषि क्षेत्र है और खास करके भारत के संदर्भ में, अगर आपकी खरीफ की फसल भी अच्छी हुई, आपकी रबी की फसल भी अच्छी हुई और प्रोक्योरमेंट भी सरकार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल पैसा जो है वो किसानों के जेब में जाता है। परंतु दिक्कत भारत के संदर्भ में ये होती है कि अगर 2 अच्छी फसलें आपको मिल भी गई तो तीसरी फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, चौथी फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, ये दुविधा जो है भारत के किसानों के पास होती है। तो इस समय जो स्थिति है वो ये है कि जो मॉनसून का जो प्रेडिक्शन है वो ये कह रहा है कि मॉनसून इस साल जो है वो एबव नॉर्मल रहने वाला है। तो अगर उसकी वजह से बाढ़ या तबाही में वो तब्दील नहीं होती है और एक बार फिर से अच्छी खरीफ फसल होती है और मॉनसून ठीक ठाक रहता है, जो मॉनसून सीजन के एंड में जो रिजर्वायर में जो पानी की मात्रा होनी चाहिए वो अगर ठीक रहती है तो एक और रबी की फसल जो है आने वाले साल में अच्छी हो सकती है। तो अगर 3-4 फसलें किसानों को अच्छी मिल जाती हैं तो बिल्कुल ये बात सही है कि किसानों के पास पैसा होगा और वो काफ़ी हद तक उस पैसे का इस्तेमाल भी करना चाहेंगे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करने के लिए, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ें हों या लॉन्ग टर्म की हों। तो ये एक अच्छा संकेत है इस सब। जी, अच्छा संकेत है, लेकिन क्या किसानों की जो एमएसपी की मांग है इसके जरिए ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो जाएगी? 8 गुना ना सही 2-3 गुना तो हो ही सकती है। जी देखिए, एमएसपी में बढ़ोतरी करना जो है वो जायज़ मांग है,
परंतु साथ ही साथ ये भी देखने की जरूरत है कि जो एमएसपी के थ्रू जो प्रोक्योरमेंट होता है, उस प्रोक्योरमेंट का एक फिस्कल कॉस्ट भी है जो कि सरकारी खजाने पे पड़ता है। जी। और आप जो है हमारे देश में हर साल जो खपत है जी। खाद्यान्नों की, उस खपत को मद्देनजर रखते हुए इस समय जो हमारे पास जो भंडार हैं चावल के या गेहूं के, वो अगर ज्यादा हैं और वो हम उनका जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं कर सकते, तो क्या वो कॉम्पिटिटिव हैं इंटरनेशनल मार्केट में बेचने लायक हैं या नहीं हैं? बिल्कुल, और अगर जैसे नहीं हैं और जी अगर वो पड़े रहते हैं तो हो सकता है उसका फिस्कल कॉस्ट ही पड़ता रहे और आपको फायदा ना हो। तो ये बिल्कुल तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं इससे पहले कि एमएसपी फिक्स किया जाए। बिल्कुल। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत से आम पहुंचे अमेरिका और वहां पर जो अधिकारियों ने उसे कम गुणवत्ता वाला पाकर उसको लेने से इनकार कर दिया और यहाँ पर आम के किसानों को इसकी भारी भरकम जो है इसकी क्षति उठानी पड़ी। तो ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन सरकार को ही सुनिश्चित कराना होता है कि या किसान हो या कारोबारी हो, उसको कम से कम नुकसान हो। अगर नुकसान हो तो वहाँ पर सरकार उसके हितों की रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सुनील सर आपका भी और मुकुल सर आपका भी कि आपने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, आपका आभार। अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ये जो बहस चल रही है, आप इस बहस में क्या विचार रखते हैं, आपकी कोई ओपिनियन है, कोई सुझाव है तो हम तक लिखकर पहुँचाएँ। info@justbroadcasting.com या फिर nihayjustbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुँचा सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।